Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to learn the last topic of our last chapter, that is hazards and sources of hazards. First of all, let us understand what are hazards. हज़ार्ड्स वो एजेंट्स हैं यानी जिनसे हमें खतरे का अंदेशा होता है, जिनसे हमें हार्म या डैमेज होने का खतरा है। जैसे कि कभी कभार ह्यूमन लाइफ को खतरा होता है किसी चीज़ से, या किसी प्रॉपर्टी को खतरा है, या कोई एनवायरमेंटल हज़ार्ड है। यानी असल में हज़ार्ड को हम खतरा यहाँ कहते हैं, इट इज़ ए काइंड ऑफ डेंजर। लेकिन सवाल ये है कि ये हज़ार्ड इस्तेमाल होता है कभी कभार रिस्क की जगह से, और कभी कभार रिस्क की जगह हम हज़ार्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी द हज़ार्ड एंड द रिस्क, टू वर्ड्स आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हज़ार्ड एंड रिस्क। रिस्क किसे कहते हैं? रिस्क असल में जब किसी हज़ार्ड को एक्सपोज रखेंगे, यानी किसी हज़ार्ड को मतलब ऐसी जगह रखेंगे कि जहाँ पे हर किसी का गुजर है, सो वहाँ रिस्क बढ़ती है इस हज़ार्ड को होने में, यानी इस डैमेज, इस हार्म का जो एक खतरा है वो बढ़ सकता है अगर हम इसको खुलेआम रखेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को किसी प्रोहिबिशन में रखेंगे, किसी रूल के अंडर रखेंगे, तो यहाँ पे रिस्क फिर कम हो सकती है। मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल के तौर समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फर्श पे पानी है या कोई भी स्लिपरी चीज़ पड़ी हुई है, तो वहाँ से हर किसी का गुजर है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर थोड़ी देर के लिए लोगों को वहाँ से रोकेंगे, हज़ार्ड है वहाँ कोई खतरा है, लेकिन अगर हम लोगों को रोकेंगे कुछ देर तक जब तक वो सूख जाए, तो इसका मतलब हमने रिस्क कम किया। और अगर हमने उनको छोड़ दिया चलने के लिए, तो हज़ार्ड होने का रिस्क जो है वो बढ़ गया। सो दिस इज ए लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन हज़ार्ड एंड रिस्क। नाउ इस स्लाइड में भी हमने क्या देखा है, हम इस स्लाइड में भी हज़ार्ड और रिस्क को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द हज़ार्ड एंड रिस्क, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स गो थ्रू दिस स्लाइड। ए हज़ार्ड इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म और एडवर्स हेल्थ इफेक्टिव ऑन ए पर्सन और पर्सन्स। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ का खतरा, किसी भी हेल्थ का खतरा हो। हालांकि हमने यहाँ सिर्फ पर्सन के बारे में बात की, हम ये प्रॉपर्टी में भी चेंज कर सकते हैं, और हम किसी एनवायरनमेंट में भी कह सकते हैं ये हज़ार्ड्स हो सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ रिस्क, रिस्क इज द likelihood that a person may be harmed or suffers adverse health effects if exposed to a hazard. So this is the difference between hazard and risk. What are the sources of hazards? hazards होने के कौन कौन से sources हो सकते हैं? First of all, let us understand work practices and the layout of premises, कि जो हम काम करते हैं और जो हमें काम करने का जो तरीका होता है, या जो जगह जिन पे जहाँ से हम काम करते हैं, जहाँ पे हमें काम करना होता है, वहाँ क्या सोर्सेस हो सकते हैं, कौन कौन सी वजूहात वहाँ हो सकते हैं कि हमें इन हज़ार्ड्स का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज हज़ार्डियस सरफेस। फॉर एग्जांपल किसी जगह हम काम कर रहे हैं, वहाँ किसी मशीन का कोई शार्प एज है जिसकी वजह से यहाँ खतरा हो सकता है, या कभी कोन जो होते हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं, उनकी वजह से, या कोई पॉइंट होता है किसी मशीन का, कोई पॉइंट ऐसा होता है जिसकी वजह से कोई हार्म हो सकता है, या रफ सरफेस हो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है तो खतरा हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेड है, बहुत सारी बातें ऐसे रिलेटेड है जो हमें काम की जगहों के साथ रिलेटेड है, या काम की मशीन के साथ रिलेटेड है, या काम करने का तरीका जो होता है उसमें भी बहुत सारे खतरे होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वर्किंग एट हाइट और ऑकवर्ड मूवमेंट और पोस्चर। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो बहुत हाइट पे काम कर रहा है, तो वहाँ मतलब जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं, या किसी ऑकवर्ड मूवमेंट में वो काम कर रहा है, किसी जगह ऐसी है जो जहाँ सही
पे वो या किसी पोस्चर पे सही नहीं है, यानी जो जिस तरतीब से वो काम कर रहा है, जिस पोजीशन से वो काम कर रहा है, वो पोजीशन सही नहीं है, वहाँ गिरने का खतरा है. सो दीज आर अनदर पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू दिस. नाउ सेकंड वन इज लिमिटेड स्पेस. जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ जगह कम है, तो कम जगह होने की वजह से भी खतरे बढ़ सकते हैं. जो वर्किंग टेक्निक्स है या जो वर्किंग मेथड्स उनके पास हैं, यानी आमतौर ये वाली जो देखा गया है, ये अनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स के दरमियान देखा गया है कि उनकी वर्किंग टेक्निक उतनी अच्छी नहीं होती हैं या उनका मेथड जो है वो गलत होता है. तो उस वजह से या कभी कभार मतलब किसी वेट सरफेस या स्लिपरी सरफेस की वजह से वो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उस वजह से भी मतलब जो खतरे जो होते हैं वो बढ़ते हैं. So these are some sources of so this is one source of actually this hazard, that is working practices and layout of premises. Coming to another source of hazard, that is use of work equipments. जो हम काम करते हैं, जिन इक्विपमेंट से हम काम करते हैं या जिन मशीनरी से हम काम करते हैं, उनकी वजह से जो खतरे बनते रहते हैं उनके बारे में यहाँ जिक्र होगा. जैसे कि एग्जांपल के तौर, अगर कोई मशीन रोटेट हो रही है या उसका कोई पार्ट मूव हो रहा है, जिसकी वजह से एक खतरा रहता है कि उसकी वजह से कोई क्रश ना हो जाए, कोई स्लिप ना हो जाए, इसी तरीके से कभी उसके साथ कोई मतलब उसकी वजह से कोई धक्का ना लगे, उसकी वजह से जो खतरे बनते हैं वो यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल है. वैसे ही जो उनके मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो उनकी मूवमेंट होती है पार्ट्स, और जो उस मशीन के या उस इक्विपमेंट के जो मूविंग पार्ट्स है, उनकी वजह से कुछ और भी खतरे बनते हैं, जैसे गिरने का खतरा, रोल होने का खतरा, स्लाइड होने का खतरा. ऐसे ही बहुत सारी और भी खतरे बनते रहते हैं जो हम इन मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं या इन इक्विपमेंट्स का काम करते हैं जिनसे हमें काम होता है. So we can say that machines and vehicle movements भी इसमें दाखिल होते हैं. हालांकि हमने ये पॉइंट अलग लिखा है, लेकिन मशीन की वजह से जो उसकी मूवमेंट होती है या व्हीकल की जो हम इस्तेमाल गाड़ियाँ करते हैं कहाँ वर्क प्लेस पे, उसकी मूवमेंट की वजह से भी जो खतरे बनते रहते हैं वो भी यहाँ पे हम शुमार करते हैं इसी वर्क इक्विपमेंट की, यूज़ ऑफ वर्क इक्विपमेंट के सोर्स में. सेकंड वन इज, हाँ कभी कभार हमें इन इक्विपमेंट से फायर होने का खतरा रहता है या एक्सप्लोजन का खतरा रहता है, या कभी कभार वर्कर्स ट्रैप हो जाते हैं किसी मशीन में. सो ये सारी चीज़ें जो है वो इस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दिस सोर्स ऑफ हैजार्ड में, यानी जहाँ पे हम काम करते हैं और काम करने में जो हम इक्विपमेंट या किसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे. नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ हैजार्ड है. ये हमने इसलिए अलग रखा है. इसकी चंद एग्जाम्पल यहाँ पे ये हैं कि हो सकता है जब हम स्विच गियर करते हैं तो एट दैट टाइम इलेक्ट्रिकल शॉक्स हो सकते हैं और अल्लाह न करे जो वर्कर होते हैं उनकी मौत भी हो सकती है. ऐसे अगर इंसुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जो होती है, अगर उसमें कहीं लीक है या कहीं डैमेज्ड इंसुलेशन है, उसकी वजह से जो खतरे रहते हैं, या पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वर्किंग प्लेस पे, तो वहाँ उसकी वजह से जो खतरे रहते हैं, या ऐसे ही इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इक्विपमेंट कंट्रोल्स इंसुलेशन, या कोई फायर हो या एक्सप्लोजन हो जिसकी बुनियाद ये है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हुआ है, सो वो भी यहाँ शुमार हो जाएंगे. ऐसे ही ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन्स जो होती है, यानी जो तारें बिछाई जाती हैं ऊपर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए जो जिन्हें हम ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन्स कहते हैं, उनकी वजह से जो खतरे फेस होते हैं तो वो भी यहाँ शुमार हो जाएंगे. नेक्स्ट सोर्स ऑफ हैजार्ड्स आर एक्सपोजर टू सबस्टेंसेस. फॉर एग्जांपल, किसी जगह हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे ऐसे सबस्टेंसेस एक्सपोज्ड हैं जिनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे इनहेलेशन में कोई प्रॉब्लम है, यानी कोई जहरीला धुआं वहाँ पे है तो वो हम इनहेल कर रहे हैं, या इंजेक्शन कोई चीज़ जो है हमारे अंदर जा सकती है, या कोई स्किन एब्जॉर्प्शन, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे है, कोई ऐसा मटेरियल है जिसको हमारे स्किन ने एब्जॉर्ब किया,
तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे खतरे बन सकते हैं हमारे हेल्थ को। ऐसे ही यूज़ ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल या एक्सप्लोजिव मटेरियल अगर हम उनसे काम कर रहे हैं तो उनसे भी जो खतरे हमारे सामने रहते हैं। सिमिलरली लास्ट वन इज दैट लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उस वजह से जो खतरे महसूस होते हैं। So another source of hazard is that exposure to biological agents. For example, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ इन्फेक्शन का खतरा है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें अनइंटेंशनली एक्सपोज हुए हैं और हमें उनसे इन्फेक्शन का खतरा है। So I think that these are the sources of hazards here. Another sources are that use of physical agents. For example, exposure to electromagnetic radiations, exposure to laser, exposure to noise, ultrasounds, exposure to mechanical vibrations, hot substances or cold substances. These are the physical agents that are sources of hazards. Next source of hazards are environmental factor and working climate. For example, किसी जगह टेम्परेचर सही नहीं है, कंट्रोल जो हमें टेम्परेचर हम जो जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहाँ टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं है, ह्यूमिडिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है, या वेंटिलेशन में कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इस जगह पे हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी खतरे जो है वो फेस हमें करने पड़ते हैं। सिमिलरली ऐसे अगर वहाँ पे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं जिस जगह हम काम कर रहे हैं तो ये वाले जो फैक्टर्स है, ये जो फैक्टर्स है ये इनको हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कह सकते हैं, या ये सोर्स ऑफ हैजार्ड जो है ये है एनवायरमेंटल हैजार्ड। सिमिलरली देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो, वी कैटेगराइज देम इन मिसलेनियस फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, कभी कभार खतरा रहता है लोगों से, दूसरे लोगों से, तो हम कह सकते हैं या डेंजर्स काज्ड बाय अदर पीपल। या अगर हम कभी काम करते हैं एनिमल्स के साथ, हमें कोई काम करना होता है तो एट दैट टाइम वी कैन सी दैट यहाँ पे जो खतरा है वो जो जिन एनिमल्स के साथ हम काम कर रहे हैं वो जो खतरा रहता है हमारे सामने। ऐसे ही वर्किंग इन प्रेशराइज्ड एटमॉस्फेयर, हम उस जगह काम कर रहे हैं जहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा है या कम है, बोथ केसेस। सिमिलरली वर्किंग कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहाँ वेदर कंडीशन सही नहीं है तो वहाँ पे जो खतरे रहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी इज अनदर फैक्टर। सिमिलरली अदर इज वर्किंग नियर और अंडर वाटर, हम जब काम कर रहे हैं वहाँ पे नज़दीक पानी है, पानी से जो खतरा रहता है, या कभी कभार पानी के अंदर कोई काम करना होता है तो उसकी वजह से जो खतरे रहते हैं उनको हम यहाँ इस कैटेगरी में रखते हैं। सो दीज आर सम मिसलेनियस फैक्टर्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर सब टॉपिक दैट इज इवैक्यूएशन प्रोसेस। जब किसी जगह किसी फायर या किसी और वजह से एक अलार्म बजती है, जिस अलार्म का मकसद ये होता है कि यहाँ पे अब लाइफ थ्रेट है, यानी कोई ऐसा हादसा पेश आने वाला है जिसमें लोगों की जान जा सकती है। एट द टाइम एक अलार्म बजती है जिसे हम फायर अलार्म के नाम से भी जानते हैं या इवैक्यूएशन अलार्म से भी जानते हैं, यानी इस जगह को खाली करने की अलार्म। सो एवरीवन, जब हम वो सुनते हैं एट दैट टाइम हर किसी को वहाँ उस बिल्डिंग या उस जगह को छोड़ना होता है। सो एम्प्लॉय को इस इवैक्यूएशन प्रोसेस जो प्रोसीजर इसका होता है इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जब किसी एम्प्लॉय के पास इसकी अच्छी जानकारी होती है तो वो ना सिर्फ अपने आप को बचाता है बल्कि बाकी सारे एम्प्लॉयज़ या बाकी सारे विजिटर्स जो उस ऑफिस में उस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं एट दैट टाइम उनको भी वो मदद करते हैं वहाँ से इस इवैक्यूएशन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद वो एक सेफ जगह तक पहुँच सकते हैं। लेट्स नो जनरल इवैक्यूएशन स्टेप्स। पहली बात यह है, जब भी हम इवैक्यूएशन अलार्म को सुनते हैं तो एट दैट टाइम वी शुड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट। हमें उस जगह को खाली करना चाहिए और हमें नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचने की कोशिश करनी है।
दूसरी बात यह है कि जब भी हम ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एट द टाइम जो नए विजिटर्स हैं उस ऑफिस में या उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कस्टमर्स हैं, उनकी मदद करना, उनको गाइड करना कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ से है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर हमारे उस ऑफिस में, उस बिल्डिंग में डिसेबिलिटी पर्सनस हैं तो उनकी मदद करना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। उनकी मदद करना, उनको गाइड करना, उनको इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचाना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट अगर अब हम जा रहे हैं उस बिल्डिंग को छोड़ के, अगर हमारे पास कुछ सामान है तो हमें उस सामान को जितना चाहे उतना हल्का करना है, यानी हमें अपने साथ सामान कम उठाना है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसी को उठाना है, बाकी सबको छोड़ना है, क्योंकि उस टाइम पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है लाइफ। तो एट द टाइम हमें लाइफ को प्रायोरिटी देना है और जो हमारा सामान है उसको छोड़ना है। नेक्स्ट वन इज़ कि हमें उस वक्त लिफ्ट्स, जो बिल्डिंग में एक बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उनमें जो लिफ्ट्स का इस्तेमाल होता है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि एट द टाइम हो सकता है कि पावर फेलियर हो जाए और हम उसी में फंस जाएंगे। तो हमें उस वक्त सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें वहाँ से ही जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कि अगर हम किसी सेफ जगह पे पहुंच गए तो एट दैट टाइम वी शुड हमें अपने कोलीग्स को ढूंढना होगा कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं कोई उनमें मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई ऐसा कोई केस मिला हमें तो एट दैट टाइम वी शुड इन्फॉर्म द हायर अथॉरिटीज़ और इंचार्ज जो होगा उस टाइम उस इमरजेंसी इवैक्यूएशन में। तो यहाँ जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना कि हमारा फलानी कोलीग जो है वो मिसिंग है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो हमारी बिल्डिंग है जहाँ से हम निकल आए हैं, जिस बिल्डिंग को हमने जिस बिल्डिंग को हम छोड़ आए हैं, तो वहाँ जाने की इजाज़त ना किसी को हो, ना ही हम जाएंगे उस बिल्डिंग में अनटिल जब तक हमें इस बात की इंफॉर्मेशन ना पहुंचे कि अब वो बिल्डिंग या वो जगह सेफ है जाने के लिए। सो अगर कोई सामान हमें उस बिल्डिंग में रह गया है तो हमें जल्दबाजी में वहाँ फिर से जाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि क्या करते हैं कि उसके बाद देखेंगे कि जब वो जो इमरजेंसी है वो टल जाए, वो जो वहाँ खतरा है वो जब टल जाएगा तो उसके बाद अथॉरिटीज़ आपको कहेगी कि नाउ द बिल्डिंग इज सेफ, जाने के लिए ठीक है, तो देन वी कैन गो फॉर दैट। Now let us understand the last topic, that is healthy living. A healthy lifestyle simply means doing things that make you happy and feel good. यानी सेहतमंद रहने के लिए हमारे लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे या तो हम खुश हो या तो हमें अच्छा महसूस हो। इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना होना चाहिए, यानी ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है कि वो खाना जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स हो और अच्छी मिकदार में हो। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स कितने हो, मिनरल्स, विटामिन्स या और न्यूट्रिएंट्स जो बाकी फूड में पाए जाते हैं वो सारे कितने हमें ज़रूरत हैं और हमारे खाने में क्या उतनी मिकदार में ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो उस खाने को कहा जाएगा बैलेंस्ड डाइट। दूसरी बात है हैविंग प्रॉपर स्लीप। हमें जो नींद होती है, जो हमारी नींद है, इम्पॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ है हमारी अच्छी सेहत के लिए, ये कितनी होनी चाहिए? कहा जाता है 6 से 8 घंटे तक अच्छी नींद होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे, कुछ कहते हैं कि इसमें नींद क्वालिटी वाली होनी चाहिए। स्लीप जो है ये क्वालिटी वाली होनी चाहिए। क्वांटिटी में अगर ज़्यादा मिकदार में हो लेकिन क्वालिटी उसमें ना हो तो ये एक डिफरेंट बहस है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं प्रॉपर स्लीप, जितनी हमारे जिस्म को स्लीप की ज़रूरत है उतनी इसे मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ रेगुलर एक्सरसाइज, यानी अच्छी सेहत के लिए हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे नेक्स्ट वन इज़ अवॉइडिंग बैड हैबिट्स, जो बुरी आदत हैं उनको छोड़ना। एंड द लास्ट वन इज़ एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स कहते हैं जब वर्कर कोई काम करता है उसके काम करने का तरीका, उसके बैठने का तरीका,
उसका पोस्चर क्या है, उसे अगर कोई लिफ्ट कोई वेट है उसको लिफ्ट करना है, वो उस लिफ्ट करने में उसकी क्या पोजीशन रहती है। आजकल देखा जाता है जो वर्कर हमारे काम करते हैं बहुत सारे बैक पेन से तंग आ चुके हैं कि बैक पेन कंटिन्यूसली वर्कर्स में पाई जाती है। या ऐसे अगर हम किसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं 8-8 10-10 घंटे, तो अगर उनकी सही पोजीशन नहीं है तो उसका मतलब है उसका असर जो है उनकी हेल्थ पे पड़ेगा। सो उनको प्रॉपर समझाना कि आपका सही पोस्चर क्या है, किस तरीके से आपको किस एंगल से आपको सिस्टम के सामने बैठना है, कौन से पोजीशन पे बैठना है। इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। ऐसे ही हर किसी मैदान में सो हम कह सकते हैं यहाँ एर्गोनॉमिक्स इज एक्चुअली इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ह्यूमन एंड हिज वर्किंग कंडीशंस। जो इंसानों के साथ, जो वर्कर्स के साथ डील करता है और उनकी वर्किंग कंडीशंस जैसे यानी जो उनके काम करने का तरीका है, जो उनकी काम करने का मतलब पोस्चर होता है, जब वो काम करते हैं वो किस एंगल से उस काम को अंजाम देते हैं, बैठने का तरीका क्या है, किसी चीज़ को उठाने का तरीका क्या है। सो दीज आर एक्चुअली फॉलिंग इन दिस कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज एर्गोनॉमिक्स। Okay, my dear students, thank you for listening, and we will inshallah meet in the next coming class.